हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं स्टूडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th इतिहास चैप्टर 7 जिसका नाम है शांति के प्रयास। शांति के प्रयास। तो आज ये लेक्चर फर्स्ट है। तो आज हम इस चैप्टर का व्याख्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए समझते हैं। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था, ठीक है ना। तो हम सभी को पता है कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था। इस विश्व युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न समस्याएं विजित राष्ट्रों के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती भरी थी, ठीक ना। जो देश जीता था उसके लिए तो चुनौती भरा था, ठीक ना। और जो नहीं जीता था उन सभी देशों के लिए, ओवरऑल समझिए पूरे विश्व के लिए एक तरह क्या था, एक चुनौती था। युद्ध के उपरांत संसार के सभी नेताओं की इच्छा थी कि विश्व में शांति की स्थापना हो, ठीक ना। युद्ध के बाद जितना भी नेता थे ये सब यही चाहते थे कि अब दोबारा कभी भी युद्ध नहीं हो, बल्कि क्या हो, शांति हो। यद्यपि इस समय तक यूरोप में किसी ऐसी प्रभावशाली संस्था का अभाव था जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान कर युद्ध को टालने का सार्थक प्रयास करती, ठीक ना। तो यूरोप में कोई ऐसा आदमी नहीं था, ठीक ना, जो अलग अलग देश जाके सभी देश के नेता से मिलकर जो है पूरे विश्व में शांति के लिए विचार विमर्श करता। अतः युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो, ठीक ना। जैसे पहला युद्ध हुआ और वो खत्म हुआ, उसके बाद से इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस ये सभी चाहते थे कि विश्व में शांति स्थापना हो। क्या हो? शांति स्थापना हो। उसके लिए क्या किया जाए, ठीक ना, एक संस्था का, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया जाए। परंतु युद्ध के तनाव भरे माहौल में यह संभव नहीं था, ठीक ना। ऐसा माहौल था कि हर एक आदमी जो है, हर एक देश जो एक दूसरे से बदला लेना चाहता था। सब देश एक दूसरे से बदला लेना चाहता था, कोई नहीं चाहता था कि हमें शांति हो। 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी, ठीक ना। जब पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था, ठीक ना, 1919 में युद्ध के समाप्ति के बाद पेरिस में हुए। हाँ, पेरिस में जब शांति सम्मेलन हुआ था उसमें राष्ट्र संघ की स्थापना का जो घोषणा किया गया था, ठीक ना। नींव पड़ा था सबको, हर एक कोई क्या किया, वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा कि राष्ट्र संघ की घोषणा होनी चाहिए, ठीक ना, स्थापना होनी चाहिए। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया, ठीक ना। तो पेरिस में सम्मेलन जो हुआ था वहाँ पर जो राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार रखा गया था, इस विचार का मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय थे वुड्रो विल्सन। कौन थे? वुड्रो विल्सन, ठीक ना। उसी वुड्रो विल्सन को जो है इसका टोटल श्रेय जाता है, जिन्होंने 14 सूत्री प्रस्ताव का मांग किया था। अंततः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, ठीक ना। पूछेगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1920 ईस्वी को, ठीक ना। ये पॉइंट हम लिखेंगे। मुख्य बिंदु पहला पॉइंट बनेगा, ठीक ना, कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जून 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1920 ईस्वी को हुई थी। अब दिया यहाँ पे हेडिंग है राष्ट्र संघ के उद्देश्य, ठीक ना। राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था इसका क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य को लेकर जो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना था, ठीक ना। राष्ट्र संघ का मेन उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति स्थापित की जाए। क्या स्थापित की जाए? शांति। मतलब कोई भी देश जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे और जो जिस भी देश का जो समस्या है उस समस्या को शांति पूर्वक निपटाया जाए।
ना कि लड़ाई झगड़ा करके। इसी के निमित्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति विश्वास पैदा करने तथा युद्ध के पूर्व एवं बाद में की गई संधियों को लागू करवाने का प्रयास किया गया। युद्ध जनित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करना भी राष्ट्र संघ की प्राथमिकताओं में शामिल था, ठीक ना। यानी युद्ध में जो आर्थिक समस्या हुई थी, यानी रुपये पैसे की जो तंगी जो आई थी, ये भी राष्ट्र संघ में जो है सम्मिलित किया गया था कि उसका भरपाई कैसे किया जाए। अगला हेडिंग है राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र। क्योंकि इस संस्था की स्थापना युद्ध के उपरांत हुई थी, यानी युद्ध के बाद हुई थी, ठीक ना। फलतः आरंभ में इसमें विजित राष्ट्र अर्थात मित्र राष्ट्र थे, ठीक ना। पूछेगा मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ठीक ना। तथा युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। ये पॉइंट लिखा है ना पहले वाला चैप्टर में। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। तो युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र भी शामिल थे, जिनकी संख्या 31 के करीब थी, ठीक है ना, कि लगभग समझो इसमें 31 देश शामिल थे। बाद में इसके सदस्यों की संख्या 60 हो गई थी, ठीक ना। शुरुआत में जो राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल थे? 31 देश शामिल थे। बाद में कितना शामिल हो गया? 60 हो गया बढ़ के। राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि वह देश स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न हो तथा राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य उसे संघ में शामिल करने पर सहमत हो, ठीक ना। उसका मतलब ये मानना था कि वह देश जो स्वतंत्र हो, किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं हो। और राष्ट्र संघ में जितने देश हैं उसका लगभग जो है 2/3 भाग, यानी कि लगभग 2/3 देश जो उसको शामिल करने के लिए सहमति हो। अगला हेडिंग राष्ट्र संघ के अंग। मित्र राष्ट्र पॉइंट लिख लो यहाँ पे। अगला पॉइंट लिखेंगे मित्र राष्ट्र में फ्रांस, इंग्लैंड, तथा रूस शामिल थे। मित्र राष्ट्र फ्रांस, इंग्लैंड और रूस शामिल थे। अगला हेडिंग राष्ट्र संघ के अंग। राष्ट्र संघ की प्रथम धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची एवं दूसरी धारा में इसके 3 प्रमुख अंगों की चर्चा की गई, ठीक ना। यानी कि राष्ट्र संघ की दूसरी धारा में 3 प्रमुख अंगों की चर्चा की गई है। इतना हो गया ना? तो विराम दिया गया, ठीक ना, कि इसके दूसरी धारा में जो है 3 प्रमुख अंगों की चर्चा की गई। पहला है व्यवस्थापिका सभा जिसको इंग्लिश में असेंबली कहते हैं। दूसरा परिषद, इसको इंग्लिश में काउंसिल कहते हैं। तीसरा सचिवालय, इसको इंग्लिश में सेक्रेटेरिएट कहते हैं, ठीक ना, सेक्रेटेरिएट। हाँ, इसके अतिरिक्त जो है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये सब इसके प्रमुख अंग थे। राष्ट्र संघ के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विविध आयोग जैसे संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग, ये सब का गठन किया गया था। अब पहला हम लोग समझते हैं व्यवस्थापिका सभा, जिसको कि असेंबली भी कहते हैं। यह राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि सभा थी, ठीक ना। व्यवस्थापिका सभा जो है, यह राष्ट्र संघ की क्या थी? प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे, ठीक ना। इसमें जो सब देश जो है राष्ट्र संघ के सदस्य थे, जो सब देश क्या थे? राष्ट्र संघ के सदस्य थे, उन सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहते थे। प्रत्येक राष्ट्र को 1 वोट देने का अधिकार था, ठीक ना। सभी राष्ट्र को, सभी देश को क्या था? 1 वोट देने का अधिकार था। सदन के कार्य की भाषा फ्रेंच तथा इंग्लिश थी, ठीक ना। यहाँ जो कार्यकाल चलता था, जो मीटिंग चलता था, 2 भाषा था, फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक ना। या तो अंग्रेजी में सब बातें किया करते थे, या फिर किसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में बातें किया करते थे। इसके कार्यों के अंतर्गत नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, राष्ट्र संघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महासचिवों की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन आदि करना इत्यादि था, ठीक ना। व्यवस्थापिका सभा का जो कार्य था वो क्या था?
तो जो राष्ट्र इसमें जुड़ना चाहते हैं ना, जो देश जुड़ना चाहते हैं उस देश को सदस्यता प्रदान करना। उसके बाद राष्ट्र संघ के विधान की समीक्षा करना, ठीक ना। और जो भी कुछ गलतियां हुई है उस गलती को सुधार करके उसमें संशोधन करना, ठीक ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों और महासचिवों की नियुक्ति करना, ये सब इनके कार्य में शामिल था। असेंबली किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी ना। किसी भी देश में जो उसके देश के अंदर का जो मामला है, ठीक ना, उसके देश में जो अंदरूनी जो घटना घट रही है उसमें ये जो है राष्ट्र सभा जो है यानी कि व्यवस्थापिका सभा ये हस्तक्षेप नहीं करती थी। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श होता था, सभी निर्णय प्रस्ताव पारित पर बहुमत से लिए जाते थे ना। देखिए ऐसा ही निर्णय वहाँ पे पारित किया जाता था जिसमें सभी देश का सहमति हो। अगला परिषद यानी काउंसिल। इसकी भूमिका कार्यकारिणी परिषद के रूप में थी, ठीक ना। परिषद की भूमिका किसमें थी? कार्यकारिणी के रूप में। इसमें दो तरह के सदस्य होते थे, पहला अस्थायी दूसरा अस्थायी, ठीक ना। पहला अस्थायी दूसरा अस्थायी। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान तथा इटली इसके संस्थापक एवं अस्थायी सदस्य थे। पूछेगा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और इटली, ठीक ना, ये सब। बाद में जर्मनी और रूस को भी अस्थायी सदस्य मिल गया, ठीक ना। पहले कितने थे? पहले थे जैसे 4, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली। बाद में क्या हुआ? जर्मनी और रूस को भी अस्थायी सदस्य का दर्जा मिल गया। वो अस्थायी सदस्य के रूप में 9 छोटे छोटे राज्य थे। परिषद को व्यवस्थापिका सभा की तरह यह भी अधिकार था कि वह राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करे और कोई ठोस कदम उठाए, ठीक ना। परिषद को, काउंसिल को जो है इतना अधिकार दिया गया था, वह भी जो है किसी चीज़ों पर जो विचार विमर्श करके एक बड़ा कदम उठा सकता है। इस संदर्भ में उसकी कार्य एवं भूमिका असेंबली से भी अधिक प्रभावशाली थी। जर्मनी के सार तथा डाइजिंग क्षेत्रों जिनमें अल्पसंख्यक निवास करते थे के प्रशासन का कार्य युद्ध एवं शांति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना, सदस्यों को आदेश देना एवं महासचिव को मनोनीत करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। जर्मनी में जैसे 2 जगह था, उन जगहों में अल्पसंख्यक मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो, जिन जातियों की संख्या कम हो। तो ऐसे जो अल्पसंख्यक निवास करते थे, ठीक ना, उसके प्रशासन, कार्य, युद्ध, शांति, इन सभी मुद्दे पर जो विचार विमर्श करना परिषद का यानी काउंसिल का क्या था? हक था, प्रमुख इसका कार्य था। सचिवालय, ठीक ना। क्या है? सचिवालय। राष्ट्र संघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए एक सचिवालय कायम किया गया था, ठीक ना। इसके प्रशासनिक काम के लिए एक सचिवालय बनाया गया था जिसका विधान कार्यालय जेनेवा में था, ठीक ना। सचिवालय का विधान कार्यालय कहाँ था? जेनेवा था, ये लिख लेते हैं। लिखना है राष्ट्र संघ के सचिवालय का, हल्ला मत करो। राष्ट्र संघ के सचिवालय का, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय, प्रधान यानी मेन ऑफिस, प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। जेनेवा में, ठीक ना। सचिवालय का जो मुख्य कार्यालय था, जो मेन ऑफिस था, वो कहाँ था? जेनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक मसलों पर कार्य करती थी ना। इसमें कुल कितने विभाग थे? 12 विभाग थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मामलों पर कार्य करती थी। यह उन सभी संधियों का पंजीकरण एवं मसविदा तैयार करती थी जिसका राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था। ठीक है इतना। अब अगला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवाद का निपटारा करना था, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको क्या करना था? खत्म करना था, उसके विवाद का निपटारा करना था।
जिसका मुख्यालय हॉलैंड के एक शहर हैग में स्थापित किया गया था, ठीक ना। यह असेंबली को महत्वपूर्ण मसलों पर राय तथा राष्ट्रसंघ के विभिन्न विधानों की व्याख्या भी करती थी, परंतु इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं थे, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय क्या करती थी, व्याख्या जो है कोई भी काम में सजेशन दिया करती थी, लेकिन जो इसके निर्णय जो वो बाध्यकारी नहीं थे। अगला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रथम विश्व युद्ध का काल यूरोप में समाजवादी तथा मजदूर आंदोलन के विकास का काल था। पहला विश्व युद्ध हुआ था, ये यूरोप में समाजवादी और मजदूर आंदोलन के विकास का काल था, क्योंकि युद्ध में अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता ने औद्योगिक श्रमिकों की महत्ता को बढ़ा दिया था। इसे 1917 की रूसी क्रांति से भी बल मिला और इस तरह यूरोपीय देशों में मजदूरों की दयनीय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। पूछेगा रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 ईस्वी में, ठीक ना। ये लिखेंगे, रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, ठीक ना। तो चौथा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, रूसी क्रांति रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, हल्ला मत करो, हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। अगला लिखेंगे, रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। रूसी क्रांति को और क्या कहा जाता है, ठीक ना, तो बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिनका मुख्यालय जेनेवा में था, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय कहाँ था, जेनेवा ही था। ये भी पॉइंट लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में था। अगला हेडिंग है, राष्ट्रसंघ द्वारा शांति के प्रयास। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग था, ठीक ना। राष्ट्रसंघ की का जो है स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर आपस में सहयोग बना रहे, सभी देश जो एक दूसरे का हेल्प करे, ना कि जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करे। यद्यपि ये कार्य मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों के अंग थे, तथापि इसके आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष भी कम थे। राजनीतिक गतिविधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने, निशस्त्रीकरण एवं आक्रमणकारी राष्ट्रों पर अंकुश लगाने में भले ही राष्ट्रसंघ असफल रहा हो, परंतु युद्ध जनित समस्याओं को समाप्त करने में राष्ट्रसंघ की काफ़ी सराहनीय भूमिका रही, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि जो राष्ट्र जो है एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, उसको रोकने में ये राष्ट्रसंघ तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन लगभग जो है युद्ध की समस्याओं को मिटाने में काफ़ी ये सफल रहे। इस संदर्भ में राष्ट्रसंघ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चूंकि राष्ट्रसंघ का प्रथम कार्य युद्ध की परिस्थिति को रोकना था, अतः प्रारंभिक छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। इसका जो मेन काम था वो क्या था, आपसी लड़ाई झगड़े को रोकना था। और ये जो छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े को रोके भी, अपने 10-15 वर्षों की छोटी अवधि में ही इसने लगभग 40 छोटे बड़े राजनीतिक झगड़ों की जांच कर अपना निर्णय दिया, ठीक ना।
यानी कि राष्ट्रसंघ जो लगभग कितने सालों तक चला, 10 से 15 साल तक चला। और इस 10-15 सालों में जो लगभग 40 छोटे बड़े लड़ाई झगड़ों को ये क्या किया, तो रोक दिया। इसमें राष्ट्रसंघ द्वारा समझौता, मध्यस्थता तथा अनुरोध की नीति का अवलंबन किया गया। अगला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भूमिका, है ना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भूमिका। इस कार्य में राष्ट्रसंघ के प्रयास सराहनीय एवं सफल कहे जा सकते हैं। जैसे 1920 में स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठे अंकेंड द्वीप विवाद, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य उठे साइलेसिया विवाद तथा लिथुआनिया की राजधानी विलना को लेकर पोलैंड एवं लिथुआनिया के मध्य विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। ठीक है, ये सब ऐसी लड़ाई हैं जो कि लड़ाई होने वाली थी, लेकिन राष्ट्रसंघ के कारण ये लड़ाई आपस में नहीं हो पाया। राष्ट्रसंघ ने लड़ाई को क्या किया, बंद करवा दिया, सुलझा दिया। 1995 में यूनान और बुल्गारिया के मध्य शुरू हुए युद्ध में यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्रसंघ ने बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक दिया। ठीक ना, 1995 में यूनान और बुल्गारिया के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था उसको भी क्या किया, राष्ट्रसंघ जो है रोक दिया। यह राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह पेरू द्वारा पड़ोसी राज्य कोलंबिया के नगर पर अधिकार को राष्ट्रसंघ ने अनुचित बताया और पुनः यह क्षेत्र कोलंबिया को वापस दे दिया। ठीक ना, कोलंबिया का जो क्षेत्र जो छीना गया था उससे वो क्या किया, उसको वापस दिलवा दिया गया। उपर्युक्त समस्याओं के समाधान में जनमत संग्रह एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नीति को अपनाया गया था। आगे लिखना इसमें, परंतु अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर राष्ट्रसंघ की प्रभावहीन भूमिका ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रों को बल दिया। जैसे 1931 में जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार चीन बना और राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के बावजूद भी चीन के प्रांत मंचूरिया से जापान ने अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए। ठीक ना, यानी कि 1931 में जापान के साम्राज्यवादी नीति का शिकार कौन बन गया, चीन बन गया। राष्ट्रसंघ पर दबाव डाला उस पर, लेकिन दबाव के बावजूद भी चीन क्या किया, ठीक ना, मंचूरिया से जापान ने अपने सैनिक को वापस नहीं बुलाया। मंचूरिया संकट की असफलता से इटली के तानाशाह मुसोलिनी के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बल मिला और इस क्रम में उसने अफ्रीकी देश अबिसीनिया पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। ठीक ना, इसका फायदा सबसे अच्छा कौन उठाया, तो इटली का तानाशाही शासक कौन था, मुसोलिनी। ठीक ना, मुसोलिनी इसका बढ़िया फायदा उठाया और अफ्रीकी देश जो है अबिसीनिया पर आक्रमण करके उसको अपने क्षेत्र में इटली में मिला लिया। अबिसीनिया के विरोध करने पर राष्ट्रसंघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। ठीक ना, राष्ट्रसंघ क्या इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, परंतु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, इटली को कुछ खास इससे फर्क नहीं पड़ा। इससे राष्ट्रसंघ की कमजोरी उजागर हो गई। ठीक है, इससे लगा कि अब राष्ट्रसंघ से कुछ भी नहीं हो सकता, ये जो कुछ भी चीज़ को रोकने में या किसी को जो समझाने में सफल नहीं है। जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे राष्ट्रों का भी विश्वास राष्ट्रसंघ से उठने लगा। जो छोटे छोटे राष्ट्र जो इस पर भरोसा क्या करते थे, ठीक ना, कि राष्ट्रसंघ जो फैसला लेगा उस फैसला में हम लोग चलेंगे, राष्ट्रसंघ का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वो छोटे छोटे देश भी आप क्या करने लगे, उस पर भरोसा उठने लगा। अबिसीनिया में मुसोलिनी की विजय से प्रोत्साहित होकर हिटलर ने वर्साई की संधि की अवहेलना करनी शुरू कर दी। ठीक ना, फिर हिटलर कहाँ का शासक था, जर्मनी का, तो वो भी क्या करने लगा, वर्साई की संधि का अवहेलना करना शुरू कर दिया। 1938 में उसने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और 1 सितंबर 1939 को जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ठीक ना, ये सब पॉइंट जो पहले लिखा दिया गया है ना। 1938 में क्या हुआ, तो हिटलर ने जो चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और 1 सितंबर 1939 को जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, उसी दिन क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और जो कि 1945 तक चला, शुरू हो गया। 1936 में स्पेनिश गृह युद्ध में हिटलर तथा मुसोलिनी के हस्तक्षेप से प्रजातंत्र के समर्थकों की पराजय हुई। इस हस्तक्षेप को राष्ट्रसंघ ने असहाय बनकर देखा। यह प्रजातंत्र के आदर्शों पर कुठाराघात था, जिससे अधिनायकवाद के नेतृत्व में युद्धोपरांत कायम रखा। इसके अतिरिक्त यूनान इटली संघर्ष में इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र खुलकर इटली के समर्थन में आ गए। ठीक ना, यूनान इटली संघर्ष में क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र भी, शक्तिशाली देश भी किसका समर्थन करने लगे,
ये सब भी इटली का समर्थन करने लगे, वो भी खुल के करने लगे, कोई चोरी चुप के नहीं। शक्तिशाली राष्ट्रों की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हस्तक्षेप की नीति ने राष्ट्रसंघ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यद्यपि 1932 ईस्वी में हुए निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता में जर्मनी तथा फ्रांस की सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेवार थी, परंतु इसे सफल बनाने में राष्ट्रसंघ ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इस तरह अन्य राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा। ठीक ना, अब जो है राष्ट्रसंघ के छोटे मोटे झगड़े भी और सब राजनीतिक जो है विवाद भी नहीं सुलझने लगा। इस असफलता ने अंत द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को जन्म दिया। अगला हेडिंग है अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ की सफलता। ठीक ना, और भी कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ को सफलता मिली थी। इन राजनीतिक असफलताओं के बावजूद राष्ट्रसंघ ने अन्य क्षेत्रों में काफी सराहनीय भूमिका निभाई। ये कार्य मुख्य रूप से जन कल्याण से संबंधित थे। युद्ध बंदियों की समस्या तथा उन्हें यातनागृहों से मुक्त कराने, युद्ध के उपरांत विस्थापितों एवं शरणार्थियों के पुनर्वास के कार्यों में राष्ट्रसंघ की भूमिका अग्रणी थी। राष्ट्रसंघ ने महामारियों एवं भीषण संक्रमण रोगों को रोकने में भी काफ़ी सफलता प्राप्त की ना। जब देश में, पूरा विश्व में जब महामारी आया था, जब सभी देश जो है भूख से मर रहे थे, ठीक है, जब आपातकाल आया था, तब भी राष्ट्रसंघ का भूमिका काफ़ी अहम था। युद्ध से ग्रसित यूरोप के कई राष्ट्रों की आर्थिक दशा सुधारने में राष्ट्रसंघ के विभिन्न संगठनों की सहायता की। ठीक ना, जब यूरोप के बहुत सारे देश जिसका आर्थिक दशा एकदम बिगड़ गया था, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, वहाँ पर भी राष्ट्रसंघ क्या किया, अच्छा खासा हेल्प किया। सामाजिक समस्याओं के निराकरण जैसे दास प्रथा को समाप्त करना, स्त्री के क्रय विक्रय को रोकना, अफीम के अनुचित प्रयोग को कम करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर सहयोग स्थापित करना, ये सभी जो राष्ट्रसंघ का सफल कार्य था। इन सभी में राष्ट्रसंघ ने क्या हासिल की थी, सफलता हासिल की थी। राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम ने अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। उसने संसार के सभी मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करवाई। उनके काम के घंटों और परिश्रमी को निश्चित करवाया। ठीक ना, पहले क्या था, मजदूरों को कम पैसे दिया जाता था और अधिक से अधिक काम करवाया जाता था, लेकिन राष्ट्रसंघ के थ्रू जो है उसके काम को सीमित कर दिया गया कि अब मजदूर इतना घंटा काम करेंगे और इतना मजदूरी लेंगे। ठीक ना, इतना घंटा से अधिक एक भी मजदूर काम नहीं करेगा। पहले जो कोई भी मालिक जो है जब मन तब जितना मन तितना, ठीक ना, भरपूर से काम करवाता था, पूरा उसका शोषण किया करता। लेकिन राष्ट्रसंघ ने क्या किया, उसके काम को लिमिट कर दिया। अब से तुम इतना घंटा ही काम करोगे, इतना बजे आओगे, इतना बजे जाओगे और तुम्हारा पेमेंट इतना होगा। राष्ट्रसंघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता अंतर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दशा में योगदान देना था। अगला हेडिंग है राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण। ठीक ना, राष्ट्रसंघ क्यों असफल हो गया, इसके असफलता के क्या क्या कारण थे। राष्ट्रसंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं परस्पर सहयोग को जो महान प्रयास था, वह अल्पकाल में ही समाप्त हो गया था। मतलब आधे समय में ही वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। क्योंकि 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के महज 21 वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इसके अनेक कारण थे। 1918 में जैसे ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, इसके 21 साल बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इसके कारण बहुत थे। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी व्यवहारिक सफलता बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्रों को सहयोग निर्भर करती थी, परंतु राष्ट्रसंघ प्रारंभ से इस सहयोग से वंचित रहा। राष्ट्रसंघ शुरू से क्या था, इस सहयोग से वंचित था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के अनवरत प्रयास के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक ना, राष्ट्रसंघ की स्थापना किससे हुई, किसके प्रयास से हुई थी, तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयास से राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट यहाँ लिखेंगे। लिखना है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के
तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के अनवरत प्रयास से राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। तो अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इन्हीं के प्रयास से जो है राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। परंतु बाद में अमेरिका स्वयं इसके सदस्य नहीं रहा, ठीक ना। इसी के प्रयास से राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, लेकिन बाद में अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं बना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस संस्था से शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी इसी असफलता के कारण थे, जिससे प्रारंभ में इस संस्था की सक्रिय सदस्यता से सोवियत रूस को अलग रखा गया। परंतु हिटलर की महत्वाकांक्षी कार्यों से जब यूरोपीय राष्ट्र परेशान होने लगे तो शक्ति संतुलन के लिए सोवियत रूस को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक ना। शुरू में क्या था, शुरू में रूस को इससे अलग रखा गया, रूस को क्या हुआ, राष्ट्र संघ से अलग रखा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब देखा, ठीक ना, रूस जो सभी पे भारी पड़ रहा था, तो क्या हुआ, रूस को भी राष्ट्र संघ में शामिल कर लिया गया, मिला लिया गया। परंतु जब तक राष्ट्रसंघ एक प्रभावहीन संस्था बन गई थी, ठीक ना, जब तक जो रूस को शामिल किया गया था, तब तक जो राष्ट्रसंघ एक प्रभावहीन संस्था बन चुकी थी, यानी कि इसका जो है अब कुछ भी नहीं चलता था, कोई भी इसकी बातों को नहीं मानता था। 1925 के लोकानो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया था। पूछेगा कि लोकानो की संधि कब हुई थी, याद रखना 1925 ईस्वी में। कब हुई थी, 1925 ईस्वी में। इन्हीं लोकानो की संधि के माध्यम से जर्मनी को भी राष्ट्रसंघ में शामिल कर लिया गया। परंतु उससे कभी वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी ना, लेकिन जर्मनी से किसी को भी वफादारी की उम्मीद नहीं था, क्योंकि राष्ट्रसंघ उस कठोर वर्षा की संधि का एक अभिन्न अंग था जिसको हिटलर ने मिटाने का संकल्प रखा था, ठीक ना। हिटलर जिसको कि मिटाने का संकल्प रखा था, क्योंकि हिटलर जो जर्मनी का शासक था, राष्ट्रसंघ उसका क्या था, तो एक समझो कि लगभग अभिन्न अंग था। इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी की फास्टिस्टवादी नीतियों को विश्व शांति में कतई विश्वास नहीं था। मुसोलिनी मानव सभ्यता की प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक मानता था, ठीक ना। मुसोलिनी का मानना था युद्ध क्या है, आवश्यक है। इस परिस्थिति में केवल ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग पर ही राष्ट्रसंघ की क्रियाशीलता निर्भर करती थी, यानी केवल दो ही देश के जो है सहयोग से राष्ट्रसंघ की क्रियाशीलता निर्भर करती थी, वो था ब्रिटेन और फ्रांस। परंतु उसकी इच्छा राष्ट्रसंघ की नीतियों एवं उद्देश्यों को सफल बनाना कम वरन अपने साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग भी किया, ठीक है ना। कौन दुरुपयोग किया है, ब्रिटेन और फ्रांस। शक्तिशाली राष्ट्रों की निरंकुश एवं आक्रामक नीति ने राष्ट्रसंघ को कमजोर कर दिया। जैसे अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण का सभी राष्ट्रों ने विरोध किया था, इटली पर आर्थिक प्रतिबंध की मांग की, परंतु मुसोलिनी की धमकी ने फ्रांस तथा इंग्लैंड को ऐसा करने से रोका, ठीक ना। मुसोलिनी ने ऐसा धमकी दिया कि फ्रांस और इंग्लैंड भी क्या हो गया, चुप हो गया। इससे राष्ट्रसंघ की निर्बलता स्पष्ट रूप से उजागर हुई। हिटलर की अवहेलनापूर्ण नीति का राष्ट्रसंघ में कोई विरोध नहीं किया। संघ के सदस्यों के मध्य परस्पर असहयोग की भावना ने हिटलर की आक्रमणकारी नीति को बल दे दिया, ठीक ना। जब इसका हिटलर का आवाज जब कोई नहीं उठाने लगा, हिटलर के विरुद्ध में कोई नहीं बोलने लगा, इसका बल और क्या हो गया, बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया। वस्तुतः हिटलर अपनी प्रत्येक कदम की प्रतिक्रिया का अवलोकन करता था और इसका व्यापक प्रतिरोध न देखकर साम्राज्य विस्तार करता रहा, अपने क्षेत्र को बढ़ाता रहा, छोटे मोटे देश को राज्य को जीतकर अपने में शामिल करता रहा। 1929 के 30 की विश्व आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश की आर्थिक हितों की ओर आकृष्ट किया। इससे उत्पन्न आर्थिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग को अप्रासंगिक बना दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की अपनी सेना का नहीं होना था, राष्ट्रसंघ का दोषपूर्ण संविधान
जिसके कारण उसके लगाए गए प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाते थे, उसकी असफलता के कारण थे। अपनी सफलता और असफलता के आलोक में राष्ट्रसंघ का यदि मूल्यांकन किया जाए तो भले ही वह कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में असफल रहा हो, परंतु उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की जो नई परंपरा का सूत्रपात किया, वह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक ना, बोला गया छोटे मोटे कार्यों में, कुछ ऐसे कार्यों में, राजनीतिक मामलों में राष्ट्रसंघ भले ही असफल था, ठीक ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिसके कारण वो प्रेरणा के स्रोत हैं, ठीक है, जिसमें लोग उसको आज भी क्या करते हैं, राष्ट्रसंघ की तारीफ करते हैं। इसने गुप्त कूटनीति के दुर्गुणों को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मार्ग दिखाया। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी से प्राप्त अनुभव और परीक्षण का परिणाम था। ठीक ना, तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, बाकी जितना ही बचा हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।